हम लोग बेटा फिर से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं समरी आपको दूं। चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखे थे, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। और फर्स्ट पार्ट हमारा था इंट्रोडक्शन का, तो उसमें लाइफ स्पैन था और डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन थी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन था, तो वो हमने लेक्चर 1 में खत्म किया था। लेक्चर 2 में डेफिनेशन और टाइप्स पे आए थे। फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट किए थे। लेक्चर 3 में हमने सिर्फ पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है, तो इन सब के बारे में लेक्चर 3 तक में हमने बात कर ली है। जो बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लीज आप लोग चैनल पे जाके लेक्चर 1, 2, 3 तीनों देख लीजिए। आज हमारा स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4। ठीक है, लेक्चर 4 में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी हमारे चैप्टर का 3rd टॉपिक, और चैप्टर का 4th टॉपिक जो था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके बाद भी हम आज इसी में ही साथ में मिला के कर ले रहे हैं, क्योंकि बाद में मैंने सबको मिक्सअप किया तो वो मिक्सअप होने से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अलग अलग बताने से बार बार मुझे रिलेट करना पड़ेगा कि 3rd टॉपिक में हमने ऐसा पढ़ा था। यहाँ पर सामने आपको दोनों चीज रहेगी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, जो इस चैप्टर में या इस यूनिट में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, 3rd और 4th दोनों। तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स, अगेन जैसा मैंने आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया कि डेफिनेशन के लिए कुछ आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपने एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच का डिफरेंस याद किया है ना, तो एसेक्सुअल के डिफरेंस का पॉइंट वगैरह आप सारा मिला देंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी, वैसे सेक्सुअल में मिला देंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी। तो द मोड ऑफ reproduction which involves the formation of male female gamete either by same individual or by different individual of opposite sex is known as sexual reproduction। देखिए कुछ बातें मैं आपको पहले बता देता हूँ। asexual reproduction इजी है, sexual reproduction टफ है। asexual reproduction ऑर्गेनिजम्स जो सिंपल हैं वो कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स बात हो जाएगी, इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो सबसे बड़ा चीज आता है कि व्हाट वाज द नीड। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारा काम चल रहा था, जरूरत क्या थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, व्हाट वाज द नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा मैं आपको एक बात पहले बता चुका हूं कि वेरिएशन नाम का एक जो वर्ड है ना, इसी ने पूरी बायोलॉजी को बहुत अच्छे से घुमा रखा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को वेरिएशन के लिए जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन आएंगे तो फिर उसकी वजह से वो बेटरमेंट की तरफ जाता जाएगा, इवोल्यूशन की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, वेरिएशन आते कैसे हैं? वेरिएशन आने का रीजन ये होता है, इसमें आप फिर 2 जगह पे जाएंगे। एक बार चैप्टर 6 में जाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और एक बार चैप्टर 7 में जाएंगे इवोल्यूशन, है ना। तो वेरिएशन इसलिए आता है क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा होगा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना, ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल के गैमेट होता है, एक फीमेल के गैमेट होता है, दोनों फ्यूज करते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर मेल के लिए अलग है, एक्वायर्ड कैरेक्टर फीमेल के लिए अलग है। यहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव वाला कोई केस नहीं होता। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स मेल के भी आएंगे, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल के भी आएंगे। अब दोनों मिक्सअप होंगे तो फिर बीच का कोई एक सोल्यूशन निकलेगा, ना पूरी तरह मेल कैरेक्टर आएंगे ना पूरी तरह फीमेल के एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे जब इवोल्यूशन में चलेंगे। और मॉलिक्यूलर बेसिस में तो वहां पर तो म्यूटेशन आ जाता है और क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे प्रॉब्लम आती है या चेंजेस आते हैं, तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो देखिए भाई डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, ये आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा आता है व्हाट इज द एडवांटेज, क्या फायदा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्यों हम इसकी तरफ गए। ऑलवेज लर्न या ऑलवेज रिमेंबर, व्हाई का आंसर आना चाहिए, क्यों उसकी तरफ हम गए। तो उसके 2 एडवांटेज हैं। पहला हमको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिल जाता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑफस्प्रिंग कॉजेस वेरिएशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम चैप्टर 6 में भी जाएंगे और 7 में भी जाएंगे। तो इस पॉइंट के लिए चैप्टर 6 में जाएंगे और इस पॉइंट के लिए चैप्टर 7 में जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपको बहुत क्लियरली समझा दूंगा चैप्टर 6 में कैसे है, और ये पॉइंट मैं आपको चैप्टर 7 में समझा दूंगा। ठीक, अब एक बेसिक सी बात कि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो जाहिर सी बात है इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करने के लिए इंसान को एक पर्टिकुलर एज चाहिए होगी जब वो कैपेबल होगा। बर्थ लेते ही वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, है ना। तो कुछ पर्टिकुलर
एज होनी चाहिए या उसकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंट होना है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कर सकता है। तो देखिए हमारे यहाँ 3 फेज हैं। पहला है जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, ठीक है, ये ग्रोथ फेज होती है, इसी को तीसरा नाम आप दे सकते हैं ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज दूसरा है मैच्योर या रिप्रोडक्टिव फेज, ये इसी समय आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और तीसरा है ओल्ड एज और सेनेसेंस, ठीक है, बुढ़ापा। तो 3 फेज हमारे यहां आते हैं। इसको आप क्या मानते हैं, लायबिलिटी, ठीक है, इसको आप लायबिलिटी मानते हैं क्योंकि इससे ज्यादा आपको फायदा होने वाला नहीं है ओल्ड एज से, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। लेकिन आप एक्सपीरियंस को सुनते कहां हैं? फॉर एग्जांपल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ाई करने की जरूरत है, अभी से क्लासेस करने की जरूरत है, लेकिन आप कहां कर रहे हैं? बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एक्सपीरियंस वगैरह से आपको मतलब नहीं होता, आप एक्सपीरियंस की बातें नहीं सुनते हैं, आप वो करते हैं जो आपका मन होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा, तुम जा रहे हो, सामने से आ रहा है, बोल रहा उधर मत जाना, बड़ा सा गड्ढा है, तो तुम जीवन में कोई और काम करो चाहे ना करो, लेकिन उसकी तरफ जरूर जाके देखोगे कि क्या है वहां पर। तो ये खैर स्टूडेंट्स में जरूर होता है चीज। तो हमारे यहाँ फेजेस 3 है, जुवेनाइल फेज, मैच्योर फेज, ओल्ड फेज। जुवेनाइल को ही वेजिटेटिव हम बोलते हैं, मैच्योर को ही रिप्रोडक्टिव बोलते हैं, और ओल्ड को ही सेनेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप जान गए। अब हम आगे आपसे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल्स में। हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये 2 प्लांट्स में भी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एनिमल्स में भी होते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर यहाँ पे अब मैंने सारी चीजें लिखना बंद कर दी हैं, अगेन आपको डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी बता दूंगा, ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। तो सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, तो अच्छा देखिए यही सारे टॉपिक हम सब इंपॉर्टेंट है उसमें आपको समझाते हैं, है ना, तो ये मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अभी हमने पढ़ा था 3 फेज, ग्रोथ फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और ओल्ड फेज, या कह लो आपकी जुवेनाइल, मैच्योरिटी, सेनेसेंस। तो 3 फेज हमने पढ़ा रखे थे, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, जो एनुअल और बाइनियल प्लांट होते हैं ना, दे फॉलो ग्रोथ फेज को भी प्रॉपर, और मैच्योरिटी, फिर सेनेसेंस, मतलब इनमें प्रॉपर एक गैप होता है। आप बता सकते हैं कि हाँ इस समय प्लांट ग्रोथ फेज में है, इस समय प्लांट ओल्ड एज में है। तो ये एनुअल और बाइनियल प्लांट में होता है। पेरिनियल प्लांट में यू कैन नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब आप क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेरिनियल प्लांट में उनको बहुत साल तक उनको जीना है, तो कई बार अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से एक ही प्लांट स्पीसीज में अलग अलग गैप होते हैं, या अलग अलग ईयर्स में अलग अलग प्लेयर डेवलपमेंट होते हैं, डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। और तीसरा आता है कुछ स्पेशल टाइप के, जैसे आजकल के बच्चे, इसमें लिख रखा है आजकल के बच्चे, ये अनप्रिडिक्टेबल टाइप होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल। जब आप 4-5 घंटा गेम खेल लेते हैं तो फिर खुद को लगता है ना, अरे यार 4-5 घंटे बर्बाद कर दिया, अब कोई गेम नहीं करूंगा, अब बस पढ़ूंगा 2 घंटा। जैसे ही किताब उठाए बैक टू पवेलियन, है ना। जैसे तुम जैसे अनप्रिडिक्टेबल हो, तो वैसे कुछ प्लांट में अनप्रिडिक्टेबल टाइप भी होते हैं, है ना। जिसमें एग्जांपल मैंने लिख रखा है, देखिए नीला कुरंजी। और अगर आप लेक्चर लगातार देख रहे होंगे तो पहली बार मैं ब्लू मार्कर का यूज कर रहा हूं, है ना। तो नीला कुरंजी को मैं नीले से ही लिखा हूं, तो ऐसा मत सोचना कि सर एकदम आयरन मैन टाइप के हैं कि नीला कुरंजी लिखने के लिए गए होंगे मार्वल स्टूडियो, लेके आए होंगे ब्लू मार्कर, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में कहीं मिल नहीं रहा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, मिल गया, पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको नीला कुरंजी लिख भी दिया नीले से ही। इसका नाम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, इसका बोटानिकल नेम स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है। ये भाई साहब 12 साल में फ्लावर करते हैं, ये 12 साल में फ्लावर करते हैं, हर 12 साल में। तो इतने अनप्रिडिक्टेबल है ये, ठीक है। तीसरे है बंबू प्लांट, ये इसकी लाइफ स्पैन जो होती है 60 से 100 मान लो, ठीक है। तो ये अपने पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लावर करते हैं, एक बार पूरी लाइफ स्पैन में। तो कितने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है ये, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बंबू प्लांट के बारे में यहाँ पर बात हो गई। तो ये होता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
अब देखिए सेक्सुअलिटी में लोग बात करते हैं, पहले आता है होमोथैलिक या मोनोइसियस। होमो मतलब एक, थैलिक मतलब थैलस, तो एक ही थैलस में, थैलस मतलब पूरी प्लांट बॉडी, तो एक ही थैलस में अगर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, तो वो हुआ होमोथैलिक, या उसी का दूसरा नाम देते हैं मोनोइसियस। एग्जांपल है कैरा, कुकुरबिटा, कोकोनट, पाम। दूसरा हेटेरोथैलिक, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, थैलिक मतलब थैलस से बना है, तो अलग अलग प्लांट बॉडी। तो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट बॉडी में प्रेजेंट हैं तो उसको हेटेरोथैलिक या डायोसियस बोलेंगे। एग्जांपल है मार्चेंटिया, डेट पाम एक्सेट्रा। तीसरा आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बहुत लोग बाइसेक्सुअल को होमोथैलिक में ले जाके जोड़ देते हैं, है ना, गलत बात है बेटा। होमोथैलिक में मैंने बोला प्लांट में, पूरे प्लांट में, और यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर लिखा है, तो सिर्फ फ्लावर की बात कर रहा है, पूरे प्लांट पार्ट की बात नहीं कर रहा है। तो मतलब एक फ्लावर में ही दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, मेल और फीमेल, स्टेमन और कार्पेल। स्टेमन मेल डेवलपिंग पार्ट है, कार्पेल फीमेल है। तो अगर एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो होमोथैलिक और बाइसेक्सुअल में क्या फर्क है? यही फर्क है बेटा, सिर्फ कि होमोथैलिक में पूरे प्लांट बॉडी की बात की जा रही है और बाइसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ फ्लावर की बात की जा रही है, बाकी एक ही में दोनों प्रेजेंट हैं। एग्जांपल इसका मस्टर्ड, पी, चाइना रोज एक्सेट्रा। और लास्ट हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो वैसे ये भी अलग है डायोसियस से, जैसे बाइसेक्सुअल अलग है होमोथैलिक से। इसमें एक ही सेक्स होता है एक ही फ्लावर में, या मेल या तो फीमेल। एग्जांपल सनफ्लावर, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, और जिसके पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता था, बट मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला पोर्शन हमारा यहीं से खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है ये, प्लांट से ज्यादा बड़ा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम बात करेंगे सबसे पहले बायोलॉजिकल साइकिल की। तो बायोलॉजिकल साइकिल दो टाइप की है, स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिक से डिफरेंस ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं और स्ट्रेस साइकिल में सीजनल ब्रीडर्स हैं। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल डॉग, काऊ, ये सब एक पर्टिकुलर सीजन में ही बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट फॉर द होल ईयर। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स जितने भी आते हैं। और फॉर एग्जांपल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, प्राइमेट्स जो भी हैं, तो दे कैन प्रोड्यूस फॉर द होल ईयर। जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में अपने आ जाएंगे और जब तक रिप्रोडक्टिव फेज में रहेंगे तब तक फॉर द होल ईयर दे कैन प्रोड्यूस बेबी। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव, फिर उसके बाद सेकंड है रिप्रोडक्टिवली एक्टिवली फॉर 3 to 4 मंथ्स, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में, और ये फॉर द एंटायर रिप्रोडक्टिव फेज। एग्जांपल नॉन प्राइमेट्स, एग्जांपल है प्राइमेट्स। अब देखिए सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, यहां भी दो टाइप के हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल। और ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग इंडिविजुअल से प्रेजेंट है, वो है यूनिसेक्सुअल, जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो है यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल आपको दे दिया, बाइसेक्सुअल में अर्थवॉर्म है, टेपवॉर्म है, लीच है, स्पंजेस हैं एक्सेट्रा, और इसमें कॉकरोच, डॉग, ह्यूमन एक्सेट्रा, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है, कॉकरोच के बारे में, चैप्टर 7 स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, क्लास 11। और इसकी पूरी फिजियोलॉजी पढ़ रखी है, चैप्टर 16 से चैप्टर 22, क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना। तो अब हम चलेंगे, ये तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल स्टार्ट हुआ है, सेक्सुअलिटी के बारे में आपने जान लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो मैं अभी हम लोग सिर्फ एक फेज की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा हमने 3 फेज पढ़ा है, ग्रोथ फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ओल्ड फेज। तो ओल्ड फेज की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ फेज की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम इस समय सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर रहे हैं। और हमारा जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के टाइम और फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेक्सुअलिटी, वो मतलब इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम प्री फर्टिलाइजेशन पहले स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला, यानी प्री मतलब बिफोर होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन। तो पहले हमारा आता है गैमेटोजेनेसिस। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, गैमीट और दूसरा वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। हालांकि ये डेफिनेशन और क्लियर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 2 में। तो यहां पर गैमेट्स बनते हैं बेटा। अब गैमेट्स बने दो टाइप के, जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दो गैमेट्स बनेंगे, एक मेल और एक फीमेल। अगर दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है, आप उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं मेल कौन है फीमेल कौन है, तो ऐसे को बोलते हैं होमोगैमेट्स। होमो मतलब होता है सेम, गैमेट्स मतलब गैमेट्स। तो सेम टाइप के गैमेट्स अगर होंगे दोनों मेल और फीमेल, उनको बोलेंगे होमोगैमेट्स। एग्जांपल है क्लैडोफोरा, बहुत सारे एल्गी में पाया जाता है। और हेटेरोगैमेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, तो उसमें एग्जांपल हमारे पास फ्यूकस, ह्यूमंस, इसमें भी कई सारे एल्गी में पाया जाता है। अब देखिए हेटेरोगैमेट होंगे तो दो प्रकार के गैमेट होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, और दोनों के बीच आप प्रॉपर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये एक मेल बनेंगे एक फीमेल बनेंगे। मेल वालों को हम एंथ्रोजॉइड, मेल वाले को एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बोलेंगे, और फीमेल वाले को एग या ओवम बोलेंगे। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहला हमारा था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के लिए होगी क्या, सेल डिवीजन। क्या होगी, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगी, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने टाइप की होती है, चैप्टर 10 क्लास 11, दो टाइप की, मियोसिस और माइटोसिस। तो मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बात बता रखा था कि माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ टेक प्लेस। फिर मैंने उसके बाद बोला था कि मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, है ना। तो माइटोसिस आल्सो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। एक्चुअली मियोसिस क्यों पार्टिसिपेट कर रही है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मियोसिस ना होता सिर्फ माइटोसिस होता तो आज आप राक्षस होते। कैसे, ये 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, मेल और फीमेल के। ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं 23, ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं 23, ये दोनों फ्यूज होके बनते हैं अगेन 46। तो ये मान लीजिए एग, ये मान लीजिए स्पर्म, ठीक है। तो ये हमारे यहां चलता है, मियोसिस में चलता है 23 ये मिला के फिर जाइगोट बना 46, ठीक है। ये मियोसिस में चलता है। अगर ये ना होता तो ये गैमेट प्रोड्यूस करते 46 का, ये भी गैमेट प्रोड्यूस करते 46 का, होने वाला जाइगोट होता 92 क्रोमोसोम्स के साथ। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बॉडी साइज क्या होता आज के एक सिंगल इंडिविजुअल का, ठीक है। तो ये मियोसिस का सिग्निफिकेंस में आपने पढ़ा होगा क्लास 10 क्लास 11 में, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए है जो ऑर्गेनिज्म डाइप्लॉइड है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म 2n है, जो ऑर्गेनिज्म 2n है, डाइप्लॉइड है। जो ऑर्गेनिज्म ही हैप्लॉइड है, जो ऑर्गेनिज्म ही हैप्लॉइड है, वो मियोसिस कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि n/2 तो आपने कहीं नहीं सुना होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसीलिए तो सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप का है, माइटोसिस भी है और मियोसिस भी है। माइटोसिस किन में होता है, मोनेरेंस, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, और ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। इनका प्लांट बॉडी क्या होता है, हैप्लॉइड। माइटोसिस करके हैप्लॉइड गैमेट्स बनाता है, और दूसरा है मियोसिस, ठीक है। इसका प्लांट बॉडी क्या होता है, डाइप्लॉइड। इसका प्लांट बॉडी डाइप्लॉइड होता है, ये मियोसिस करके हैप्लॉइड बनाता है, ये माइटोसिस करके हैप्लॉइड बनाएगा, क्योंकि हैप्लॉइड है ये, तो हैप्लॉइड से माइटोसिस किया तो हैप्लॉइड बना। क्योंकि माइटोसिस मियोसिस में सिंगल सा डिफरेंस था, माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। तो इक्वेशनल कहने का मतलब प्लांट बॉडी हैप्लॉइड एंड,
तो इसका जो गैमेट बना वो भी n, तो n इज इक्वल टू n, तो इक्वेशनल हो गया। इसका प्लांट बॉडी डाइप्लॉइड, इसका गैमेट बना n, तो रिड्यूस हो गया, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो ये तो था हमारा गैमेटोजेनेसिस और सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तो बच्चों ये प्री फर्टिलाइजेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है और लेक्चर 4 का भी लास्ट टॉपिक है। लेक्चर 4 हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेक्चर 5 पे हम ये चैप्टर खत्म करेंगे जहां पर हम फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 4 का लास्ट टॉपिक ये है गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन में दो बातें भी आपने पढ़ी, एक तो गैमेटोजेनेसिस और एक सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट बन चुका है, अब इनको जाना भी है, पहुंचना भी है, क्योंकि जब आपस में मिलेंगे तभी ना फ्यूज होंगे। तो मिलेंगे कैसे? तो मिलने के लिए तो इनका क्या जरूरी है? फिजिकल एसोसिएशन, इसी को बोलते हैं मिलना, मीटिंग। दोनों ही गैमेट्स का मिलना जरूरी है, तो बोलते हैं फिजिकल एसोसिएशन। अब देखिए फिजिकल एसोसिएशन दो टाइप का हो सकता है, एक मोटाइल वाला और एक नॉन मोटाइल वाला। ठीक है, तो अभी मैं समझाता हूं आगे आपको। मोटाइल में मेल और फीमेल दोनों के पास फ्लैजिला होगा, मेल गैमेट के पास भी और फीमेल गैमेट के पास भी फ्लैजिला होगा। एग्जांपल है, कुछ एल्गी होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं जिनमें गैमेट्स मोटाइल होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें वन इज मोटाइल और मेनली क्या, मोस्टली क्या, लगभग 100% मेल गैमेट इज मोटाइल। मेल गैमेट इज मोटाइल। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से साइज में बहुत छोटा होता है, ठीक है, और मेल गैमेट ही मोटाइल होता है। मेल गैमेट मोटाइल होगा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। अब जाहिर सी बात है मेल गैमेट के पास फ्लैजिला होगा, हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैजिला नहीं होता है। तो फिर उनको कौन चाहिए होते हैं? एजेंट, ले जाने वाले लोग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लखनऊ आपको जाना है, तो अभी लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, तो आप पैदल नहीं जाएंगे, आपको क्या चाहिए? ट्रैवल एजेंट। तो वैसे ही ये भी, इनको भी एजेंट चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर थोड़ी जाना होता है, कभी कभी लंबी लंबी दूर कवर करना होता है, तो उनको चाहिए होते हैं एजेंट। एजेंट के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 में, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं। एजेंट दो टाइप के हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक भी। बायोटिक में हमारे पास दो टाइप के लोग हैं, इंसेक्ट और एनिमल्स, और एबायोटिक में है वाटर और विंड। और इसी में हमारा टॉपिक आता है पॉलिनेशन भी, है ना। तो जब अगर कोई चीज इंसेक्ट के द्वारा ले जाया जाएगा, इंसेक्ट उसको लेके जाएगा, जब एनिमल लेके जाएगा, वाटर लेके जाएगा, विंड लेके जाएगा। तो देखिए जब वाटर लेके जाता है तो उसको नाम पढ़ते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब वाटर होगा। एनिमल्स लेके जाता है तो नाम पड़ता है हमारे पास जूफिली, जू मतलब ही एनिमल होता है। इंसेक्ट लेके जाता है हमारे पास तो नाम पड़ता है एंटेमोफिली, और विंड लेके जाता है तो नाम पड़ता है एनीमोफिली। ठीक है, अब देखिए मेल और फीमेल गैमेट दोनों फिजिकल एसोसिएशन के लिए रेडी हैं, दोनों पास आ चुके हैं, और उनके मीटिंग होते ही होगा फर्टिलाइजेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लेक्चर 5 का। लेक्चर 4 यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।